students, welcome back. Now in last videos or previous videos we are started the concept of variable valency. So now in this video see what is the meaning of concept of variable valency. Variable valency in covalent bond. Variable valency in what? In covalent bond. Now dear students, what is the meaning of concepts of variable valency in covalent bonds? Before going to discussing this concept, you must know which are the condition. आप थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको seriously देख लेना, because once if you know the conditions required to discuss the concept of variable valency, then remaining things become very simple. How? Suppose for example अगर मैं आपको ये इसके बारे में पूछूँ, PCl3 बनेगा, obviously PCl5b, you know, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride, these are the two molecules which are present in your chemistry. जैसे PCl5 बनता है वैसे नाइट्रोजन का NCl3 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता. Why? क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ एलिमेंट फ्रॉम द सेम ग्रुप ना. अगर आप देखोगे आपको अच्छी तरह से मालूम है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फाइनली बिस्मथ. दीज आर द एलिमेंट विच आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अभी मुझे एक बात बताओ, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि व्हाट्स हैपन इन द ग्रुप में वैलेंसी एलिमेंट की सेम होनी चाहिए, नो डाउट. फॉस्फोरस जैसे 3, 5 बताता, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट शो वैलेंसी 3 and 5, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट शो वैलेंसी 3 and 5, बट नाइट्रोजन नेवर शो 3 and 5 ना. नाइट्रोजन 3 ही क्यों बताता? व्हाई नाइट्रोजन नेवर शो 5? सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. दैट्स वे यू सी वेरी सीरियसली, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल डिटेल थिंग्स. देखो अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. यू नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, then 2s2 and finally 2p3. this is the electronic configuration of nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3, right? Now dear student, this is 2s2, 2p3. it means second cell of s orbital contain 2 electron and p orbital contain 3 electron. Yes or no? 1, 2, 3, and this is the electronic configuration according to Hund's rule na. What Hund's rule says that if 3 electron is there, you first fill electron unpaired, and if electron is remain then pairing takes place. अगर यहाँ पे 4 रहते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होता 5 and 6 like this. ओके, अभी ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में. अभी मुझे एक बात बताओ, अब सेकंड सेल में तो डी नहीं है, सेकंड में तो डी नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल पहले मेन सेल में s ऑर्बिटल, सेकंड में sp, थर्ड में sp_d, फोर्थ में sp_df एंड सो ऑन. नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15. ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस? 1s2, देन फाइनली 2s2, देन 2p6, देन 3s2, 3p3, बट 3d 0 ना, because in third cell also d orbital is present. Listen very carefully, this is a very important condition. अभी मुझे एक बात बताना, what happened here? अभी ये हो गया 3s2, करेक्ट. इसके बाद ये हो गया 3p3, 1, 2, 3, लेकिन वही थर्ड मेन सेल में एक d ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, d एम्प्टी है. लिसन, in previous videos we are already discussed in the valency. You got it? What is the meaning of covalency? Covalency means what? अभी ये जो अनपेड ऑर्बिटल है, दिस इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल ना. सो ये 3 ऑर्बिटल, ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ शेयर करेंगे, मतलब दूसरे 3 आएंगे, एंड दिस ऑर्बिटल बिकम अ कंप्लीट फुलफिल ऑर्बिटल, मतलब ये सब पेयरिंग हो जाएंगे, देन दैट मॉलिक्यूल बिकम द स्टेबल और दैट एटम बिकम द स्टेबल, राइट? अभी यहाँ पे बात बताओ, यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे. एक्साइट, दैट वन इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? लिसन, नाउ फॉर वेरिएबल वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट इज डिफरेंट, बट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्साइटेशन इज डिफरेंट, बिकॉज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हाट्स हैपन, excitation of electron from lower energy level to higher energy level takes place, but that one is not a matter. But variable at the time of variable valency क्या होनी चाहिए? अभी ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, मतलब variable valency of that element or the element show variable valency only that time
सेम सेल में, सेम मेन सेल में, मेन 333 ये मेन सेल है, ये क्या है 2s 2p, इधर कुछ भी नहीं है 2 ये मेन सेल है। तो मेन सेल में एक ऑर्बिटल आपका पेयर्ड होना चाहिए, पेयर्ड, एक रहने दो या दो रहने दो, लेकिन मिनिमम एक तो पेयर्ड होना चाहिए। और वही मेन सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। सो पेयर्ड और एम्प्टी में से क्या हो जाएगा देखो अभी। नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस, राइट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस। ग्राउंड स्टेट में नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसका मतलब फास्फोरस ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ शेयर करेगा, या दूसरा कोई इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देन आफ्टर शेयरिंग दिस 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। बट 3 वैलेंसी ऑफ दिस फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट ना। अब जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट मीन समवेयर हायर एनर्जी स्टेट, आप थोड़ी एनर्जी बढ़ाओगे। देन एनर्जी बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी? जिसकी एनर्जी कम है उसकी बढ़ेगी ना, 3s की एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी बढ़ने के बाद जब इसकी और इसकी एनर्जी सेम हो जाएगी, 3s की और 3d की, देन अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा। जंप कहां पे करेगा? लिसन वेरी केयरफुली, द अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप इन एम्प्टी ऑर्बिटल ना, एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप इन एम्प्टी ऑर्बिटल। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में जंप करेगा, then what is the electronic configuration now? So this 3s become 3s1, अभी ये 3s2 था। उसके बाद में what about this 3p? This 3p also become 1 2 3, it means 3p also become 3p3. And what about the 3d? What about the 3d? In 3d it contains only 1 electron. Now dear student, you got the meaning of condition? इसकी कंडीशन क्या है? वही मेन सेल में पेयर्ड होना चाहिए और एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। If it contain the paired and empty orbital, then at that time excitation is possible. अभी यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है क्या? क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं ना, तो एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल है क्या? लेकिन यहाँ पे डी अवेलेबल है ना, डी एम्प्टी है ना। सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, the excitation of 3s electron takes place in the empty 3 orbital in the excited state. अब ऐसा होने के बाद 5 unpaired electron present in the excited state, and this 5 unpaired electron share with another 5 chlorine atom. This 5 unpaired electron share with another 5 chlorine atom, and this forms a molecule. This forms a molecule PCl5, and these 3 electrons share with another 3 chlorine atom, and this is called as the PCl3. So this is the वेरिएबल वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको समझ में आया? यू राइट डाउन दिस। मैं आपको सब पॉइंट लिख के दूंगा, लेकिन पहले आप एग्जांपल ले लो। मतलब नाइट्रोजन नेवर शो पेंटा वैलेंसी, बट नाइट्रोजन शो ट्राई वैलेंसी। इफ एनीवन आस्क द क्वेश्चन व्हाई नाइट्रोजन नेवर शो पेंटा वैलेंसी, बिकॉज इन नाइट्रोजन absence ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एंड ड्यू टू absence ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन नेवर शो पेंटा वैलेंसी, बट फॉस्फोरस शो पेंटा वैलेंसी एज वेल एज ट्राई वैलेंसी। अभी ये हो गया फॉस्फोरस के बारे में। देन आफ्टर दिस नाइट्रोजन, यू नो वेरी वेल, द नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यस और नो? ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम। अब आपको मालूम है एक्चुअली वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 और समटाइम इट शोज द 3, बट 3 कब आएगा? जब प्रोटोनेशन हो जाएगा उसका, जब लोन पे डोनेट करेगा, लेकिन एक्चुअली 2। लेकिन सल्फर क्या करेगा? 2 4 6। sulfur show variable valency, and that variable valency is 2 4 6, like this selenium also, tellurium also and polonium also. But why not oxygen? Why only sulfur? अभी देखो आपको, see toward the sulfur what happened here. Now we are going toward the next example, that one is called like the sulfur, how sulfur show the variable valency. Suppose for example, you know, atomic number of oxygen is 8, electronic configuration 1s2 2s2 2p4. इसका मतलब सेकंड सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल ऑफ p कंटेन 4, 1 2 3, एंड दिस इज अ 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16. देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, देन 2s2, देन 2p6, फाइनली 3s2, देन 3p4. बट इन थर्ड सेल d is there ना, therefore 3d 0, right? Now dear student, in this case what happened? This is 3s2, yes or no? This is what happened, 3p4, 1 2 3 4, yes or no? 3p4, and exactly 3d orbital is empty, right? Now excitation is possible only in sulfur na, excitation is not possible in oxygen.
It means oxygen contain only 2 unpaired electron, therefore oxygen share these 2 electron with another element, and that's why oxygen is a divalent or oxygen is a bivalent. Okay, but what happen in sulfur? In ground state of sulfur, it contain 2 unpaired electron, therefore valency of sulfur is 2. Is it okay? Valency of sulfur is 2, therefore the compound is like SF2. SF2 means sulfur difluoride, the valence is 2. Now what happened in the first excited state? Why? Because in first excited state only 1 paired electron are enter in MTD now, because after providing some energy the paired electron from p orbital excited to MTD orbital, क्योंकि पहले ये paired इधर जाएगा. Then what is the electronic configuration in first excited state? The electronic configuration become, this is at it is 3s2, then in place of 3p4 it become the 3p3, and finally D become how much? Then finally D become 1. Now tell me, in excited state how many unpaired electron are present in the sulfur? In excited state 4 unpaired electron, and this is called like the first excited state, and due to presence of 4 unpaired electron sulfur form compound SF4. Is it okay? मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड. आया समझ में आपको? अब इसके बाद देखो, now one more paired orbital present in the sulfur atom in 2s2. This is 2s2. Then what happened? Second excited state is also possible. Second excited state. What happened in second excited state? The paired electron from 2s again jump to the empty 3d orbital. Paired electron from 3s promoted to empty 3d orbital. Then what is the electronic configuration in second excited state? This become 1, and finally this become 1, 2 and what? 3, and this become how much? This become the 1 and 2. My question is this, now how many unpaired electron are present in second excited state of the sulfur? The unpaired electron is 6. Therefore in ground state valency of sulfur is 2 because it contain only 2 unpaired electron. In first excited state valency of sulfur is 4 because it contain the 4 unpaired electron, and in second excited state valency of sulfur is 6 because it contain the 6 unpaired electrons. So this is called as the variable valency. Now my dear student, now I am explaining you very beautiful concept related to you. अभी sulfur के बाद देखो, suppose for example halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So fluorine, see the valence of this fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, finally astatine, that radioactive element. No need to take. अभी इधर देखो, अभी what happened in the fluorine? What happened in the fluorine? फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, लेकिन क्लोरीन 1 3 5 7. देखो अभी 1 3 5 7 1 3 5 7 आया समझ में आपको? 1 3 5 7 इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम. नाउ व्हाई 1 3 5 7? देखो फॉस्फोरस 3 देन 5, ऑब्वियसली ना 3 के बाद 5 आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद 2 बन जाएंगे, 3 5 7 एंड सो ऑन. सो हाउ दिस शो 1 3 5 7? नाउ डियर स्टूडेंट, suppose for example we are going toward the next one, that one is called as the halogen, that one is called as the halogen. I will give you all the example to you. You know very well IF. Suppose for example CLF, suppose for example CLF3, CLF5, CLF7. Means what? In this molecule valency of chlorine is 1, valency of chlorine is 3, valency of chlorine is 5, valency of chlorine is 7. So how this become 1 3 5 7? Listen, atomic number of chlorine is 17, then electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5, but 3d is 0 now. This is the electronic configuration of fluorine in their ground state. Okay, now what happened here? In valence cell or outermost cell it contains the 2 electron, therefore it is 3s2, and this p contain the 5 electron, sorry, p contain the how much electron? 5 electron. It means 1 2 3 then 4 and 5, and d orbital is exactly empty orbital. Okay, now dear student, in ground state it contain the only 1 unpaired electron na, therefore chlorine show only 1 valency, because you know valency means what? Number of electron contributed by that element to complete its octet, that one is called as valency. Except hydrogen, hydrogen duplet complete करेगा, बराबर है, मतलब a इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, then it forms only 1 valency. अब इसके बाद देखो, what is the first excited state of this chlorine? First excited state,
ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है ये पहले इसमें जंप करेगा, पेड इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल। ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है ये पेड इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल। देन पेड एम्प्टी ऑर्बिटल में जंप करने के बाद दिस इज 3s2 एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज बट यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया एंड देन हियर आल्सो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट how many unpaired electron is present? In first excited state it contains the 3 unpaired electron, therefore chlorine show trivalency in first excited state. Now what happened in the second excited state? See here what happened in the second excited state. One more paired electron shifted toward the empty orbital. Is it okay? One more paired electron shifted toward the empty orbital. Then after shifting that one more paired electron in empty orbital, then the electronic configuration in second excited state become this is unpaired, this is unpaired, this is unpaired, and finally in d orbital contain 2 unpaired electron. Therefore total number of unpaired electron is 5. Therefore chlorine show 5 valency in second excited state. But again one more paired orbital are present with empty orbital, then again excitation is possible. Then what happened in the third excited state? In third excited state, this electron also jump in the empty orbital. Then after jumping of this electron, this orbital contain the 1 electron. Finally, this also contain the 1, 2 and 3 electron. And here contain the how many electron? 1, 2 and 3. Therefore, total number of electron is 7, and this is called as the concept of variable valency. So, आपको समझ में आया? मतलब what is the necessary condition required for the discussing variable valency? The necessary condition is that the only variable valency is possible that time the same main shell contain one paired orbital and complete one empty orbital. If one paired and empty orbital is there, then excitation takes place in the excited state and the number of unpaired electron increases and then valency also increases, then such valency is called as the variable valency. Now related with this variable valency, write down some important things. देखो अभी पहला पॉइंट आप ऐसा लिखो, variable valency shown by those element which have a empty orbital in outermost shell. लिखे आप, write down first point. Variable valency is shown by those element which have empty orbital in outermost shell. मतलब outermost shell में जिसके empty orbital है that element is only show the variable valency. हो गया first point. Write down second point. Lone pair electron get excited in the subshell of the same cell. क्योंकि same cell का मतलब क्या है? ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है, ये 3s 3p 3d सब सेल है, spd सब सेल है, लेकिन 333 मेन सेल है ना। समझ में आ रहा है कि आपको सबसेल ऑफ सेम मेन सेल ना, सबसेल ऑफ सेम मेन सेल आया समझ में आपको? राइट डाउन सेकंड पॉइंट. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन द सबसेल ऑफ द सेम सेल. ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हो रहे p सबसेल में से d सबसेल में, लेकिन सेल सेम है, 3 इज अ मेन सेल. ओके, राइट ऑन थर्ड पॉइंट. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड promotion energy, or this energy is called as excitation energy. This is nothing but the promotion energy, or this energy is also called as the excitation energy. इसको जो energy लगती है, this energy is promotion energy or excitation energy. And finally the promotion rule का क्या मतलब है? What is the promotion rule? Excitation of electron in the same orbit. मतलब what is promotion का मतलब क्या है? Promotion का मतलब है excitation of electrons in the same orbit. So these are the very interesting and important concept which we are discussed here by considering the concept of variable valency. I hope you don't have any problem related with this phenomenon. अगर समझो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा why NCl5 is not formed but PCl5 is formed, your answer is because in PCl5 empty d orbital is present, and due to this empty d orbital we apply the promotion rule. You got the meaning of this? We apply the promotion rule. What is promotion rule? Promotion rule means the excitation of electron in the same energy level. आया समझ में आपको? In the same energy level, this rule is called as promotion rule, and NCl5 is not possible. So this is the concept of variable valency in covalent bond. Now dear student,
Till now we are completed very systematically all the characteristics required for the covalent bond. You know definition of covalent bonds, you know very well. After that definite sense, you know very well concept of orbitals. What is the concept of orbital? One orbital contain maximum of 2 electron. If only one electron present in that orbital, then that orbital share that electron with another orbital and the pairing of that orbital takes place, because pairing of the orbital is important rather than octet. Is it okay? मतलब उसका पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे? ऑक्टेट से भी पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट वन इज कॉल्ड एज wave mechanical concept of chemical bond. From this point the real chemical bonding it start, real approach of the chemical bonding it start. I hope dear student you must be very serious with this, very serious with this. अभी इसके बाद आपको इतने अच्छे पॉइंट है, दैट पॉइंट गिव्स अस वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. if you wish to good marks, if you have a good marks, then you must be very serious with all these points now I am discussing with you. So this is the first and interesting point which is called wave mechanical concept of chemical bond. Wave mechanical concept of chemical bond. Wave mechanical concept of chemical bond. What is the meaning of wave mechanical concept of chemical bond? अभी यहाँ पे आपको now in this point we are discussing the two more important thing, that is chemical bonding, and this is nothing but the overlapping. Chemical bonding means overlapping. Now in this wave mechanical concept of chemical bond we have only two theories. The first theory is called as the valence bond theory. What is the name of first theory? The first theory is nothing but the valence bond theory, which is VVIMP2U, and the second theory is called as the MOT means molecular orbital theory. Once if you know the valence bond theory, once if you know the molecular orbital theory, then concept of chemical bonding by considering the wave mechanics is become very simple. Dear student, what is the valence bond theory? If you know the valence bond theory, then limitation of valence bond theory is there, and that limitation overcome by the hybridization. Once if you know the hybridization, some limitations are there, and that limitations overcome by the molecular orbital theory, because hybridization is a very beautiful concept of this topic, because no doubt in your examination they ask you one or two questions from the hybridization concept. Manon, you must be very serious with what is the meaning of valence bond theory. Now listen very carefully. I will give you some introductory remark related with valence bond theory. It has some postulates. In examination they ask you the question, write down postulates on valence bond theory. Like it's such, if theoretical examination are there, in theoretical examination, in higher level, in degree level, in PG level, definitely this question is there. Write down postulates of valence bond theory. You don't worry, I will give you all the detailed postulates related with the valence bond theory, or the detailed postulates. But before going to discussing, the valence bond theory is proposed by Hitler and London. Just keep in your mind, this theory was proposed by Hitler and London to explain how covalent bond formation takes place, and finally this theory was expanded by Pauling. This theory was expanded by Pauling and Slater. This is very, very important to you. This theory was expanded by Pauling and Slater. It means how the chemical bond formation takes place according to valence bond theory. This concept is very important to you. What is the valence bond theory? What is the postulates of valence bond theory? I will give you all detailed things inside of this. You don't worry. You don't have any problem. You must be very serious with this topic. Write down all things in your notebook. काही काळजी करण्याची गरज नाही. But initially what we people say, the theory was initiated by Hitler and London to explain how the chemical bond formation takes place, and it was extended by Pauling and Slater. It was expanded by, it is in 1920 extended by Pauling and Slater. So the first postulates of valence bond theory, to form a covalent bond, overlapping occurs between half filled valence shell orbital of two atoms. देखो अभी which one is the first point? For the formation of covalent bond, write down in your notebook
First postulates for the formation of covalent bond, overlapping occurs between half filled orbitals of two atoms. लिख लिया आप. For the formation of covalent bond, overlapping occurs between half filled orbitals of two atoms. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this postulates? अभी मुझे एक बात बताओ, आपको मालूम है ये दो हाइड्रोजन है. Why these hydrogen are overlap to each other? Because हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है. ड्यू टू हाफ फील्ड नेचर दीज आर ओवरलैप टू ईच अदर. एंड जब इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एंड दिस हाफ फील्ड ऑर्बिटल बिकम दी फुल फील्ड ऑर्बिटल. आया समझ में आपको? सो विच वन इज द, कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, half filled orbital are overlapping of that particular atom for the formation of covalent bond. So आप पहला postulate आप अच्छी तरह से लिख लो. This is a very important postulate related with the valence bond theory. Which is that important? The overlapping, the covalent bond overlapping occurs between two half valence shell orbital of the two atoms. Now the second postulate, resulting bond acquire a pair of electron with opposite spin to get a stability. अभी second postulate क्या है? जब HH का H2 बनेगा, जब HH का H2 बनेगा तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड आएगा. इसमें बॉन्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज ईच हाफ फील्ड ऑर्बिटल बिकम द फुल फील्ड, मतलब ये पेयर्ड हो जाएगा. एंड वंस इट बिकम द पेयर्ड देन इट अचीव द स्टेबिलिटी, इट अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. म्हणून फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप ऑन ईच अदर. Then what is the second postulate? After overlapping, then half filled orbital become the full filled and it gain the extra stability or maximum stability. Okay, so write down second postulate in your notebook. Second postulate, resulting bond acquire pair of electron with opposite spin to get a stability. Resulting bond acquire the pair of electron with opposite spin to get what? Stability. Now the third point, orbital come closer to each other from the direction in which they are maximum overlapping. ये देखो अभी मतलब थर्ड पोस्टुलेट क्या है? मतलब अभी डायरेक्शन का मतलब क्या है? समझो फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ. एस इज नॉन डायरेक्शनल बट पी, डी, एफ आर डायरेक्शनल. ओनली ऑर्बिटल ओवरलैप्स इन दैट डायरेक्शन in which extent of overlapping is maximum. Why? Because bond strength depends on extent of overlapping. जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगी उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, उतनी बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जितनी एनर्जी बाहर जाएगी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना उसकी, उतनी स्टेबिलिटी आएगी. इट मीन्स दैट द व्हाट इज द थर्ड पोस्टुलेट्स? The overlapping is possible in that direction in which extent of overlapping is maximum because bond strength is increases. This is the third postulate. Now dear student, I will give fourth and very interesting postulate. This so covalent bond is has a directional character. देखो अभी मैंने कहा था क्योंकि ionic bond is non directional. You know ionic bond is non directional but covalent bond has a directional character क्योंकि वही डायरेक्शन से ओवरलैप करेगा in which extent of overlapping is maximum because extent of overlapping is directly proportional to the bond strength. मतलब जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा रहेगी उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेंगी. सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी देखो अब जो बॉन्ड P से बनेगा, D से बनेगा, F से बनेगा, S से नहीं. ये PDF डायरेक्शनल है. अब ये डायरेक्शनल बॉन्ड है मतलब इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा ना एज कंपेयर टू S बॉन्ड. मतलब क्या हो गया, नीचे क्या लिखोगे आप? नेचर ऑफ ऑर्बिटल. देखो अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या? PDF मतलब ये दीज ऑर्बिटल हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर देयरफॉर द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग. आया समझ में आपको? मतलब जो बॉन्ड में P ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, जो बॉन्ड में D हो रहा है, जो बॉन्ड में F हो रहा है, वो ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसमें मोर ओवरलैपिंग रहेगी. और जिसमें S हो रहा है दिस इज नॉट नॉन डायरेक्शनल ना, क्योंकि S इज अ स्पेरिकल इन शेप. आपको मालूम है S इज अ स्पेरिकल इन शेप. दिस इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड और नॉन डायरेक्शनल रहने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसकी कम रहेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस फेनोमेनन. अभी और ओवरलैपिंग में दो टाइप्स है. एक है कोएक्सियल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल का मतलब क्या है? एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग. एक्सिस वाइज. इफ ओवरलैपिंग इज कोएक्सियल
then that form the sigma bond. That one is called as the strong chemical bond. Strong chemical bond means sigma bond. Means what? Coaxial means what? Coaxial overlapping. मतलब extent of overlapping is more. And second overlapping है which is called as the collateral overlapping. Collateral overlapping. What is collateral overlapping? And extent of overlapping is less. मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम है डियर स्टूडेंट. समझो मैंने आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा है. What is difference between double bond? Single bond is called as the sigma bond, which is sigma bond is strong, which is formed by coaxial overlapping, right? But another bond is a pi bond. ना pi bond is a weak bond. How this pi bond is formed? आपको अच्छी तरह से मालूम है. जब दो कार्बन ऐसा ओवरलैप करेंगे, दिस इज कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. अब जब दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस इज कोलैटरल ओवरलैपिंग. एंड जब कोलैटरल ओवरलैपिंग रहेंगी, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस एंड दैट फॉर्म द वीक बॉन्ड. एंड जो वीक बॉन्ड रहेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड. आया समझ में आपको? मतलब कोएक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द सिग्मा बॉन्ड. एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड. अभी ये देखो, जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग रहेगी तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में कैसा रहेगा? कोएक्सियल ओवरलैपिंग में नेक्स्ट कंसेप्ट देखो. अभी कोएक्सियल ओवरलैपिंग में क्या रहेगा? एक तो पीपी ओवरलैपिंग रहेगी, नहीं तो एसपी ओवरलैपिंग रहेगी, नहीं तो एसएस ओवरलैपिंग रहेगी. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी पीपी की. व्हाई? बिकॉज पी हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर. पीपी के बाद किसकी रहेंगी? एसपी पी हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर. और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा रहेगा? एसएस. अब पीपी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सपोज दिस इज डायरेक्शनल ना, दिस इज डायरेक्शनल. आई एम टॉकिंग टू यू कोएक्सियल. अभी ये एक पी हो गया, इसका मतलब ये दूसरा पी हो गया, और दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. ये पीपी है डायरेक्शनल. एसपी का मतलब क्या है? एसपी का मतलब है एपी और एस इज स्पेरिकल ना, एस इज स्पेरिकल. ये पी हो गया, मतलब ये आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ आएगी. और एसिस का मतलब क्या है? दो भी स्पेरिकल रहेंगे. आया समझ में आपको? दो भी स्पेरिकल रहेंगे. मतलब आपको समझ में आया? पीपी ओवरलैपिंग मतलब दिस इज पीपी ओवरलैपिंग, बोथ हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर. एसपी मतलब ये लोब रहेगा, ये एस नॉन डायरेक्शनल, और एसएस मतलब बोथ आर नॉन डायरेक्शनल. सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. नाउ डियर स्टूडेंट, the next postulate is a very important to you, which is the next postulates. Now the next postulates related with the valence bond theory we will discussing in the next videos. Thank you very much.